ये जो भी विदेशी कंपनियों ने भारत में दुकानें खोल रखी हैं, उनकी जो भी खाने के पदार्थ हैं वो किचन में नहीं, वो लेबोरेटरी में बनते हैं। उसका कोई भी व्यंजन होगा उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कीड़ों को भी पता है कि कहाँ पड़ना चाहिए। वो हमारी संस्कृति न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है, हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। मेरे घर में आज 40 साल से कोई एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं है। 40-45 साल से जिस दिन का राजीव दीक्षित की सीडी सुनी है, इतना दीवाना हो गया कि जब यहाँ पर एक लेक्चर हुआ था, शायद ब्रेजर जी भाई का था, मुफ्ती साहब ने करवाया था, मिट्टी की हांडियां वगैरह पड़ी थी, मधुर जी को भेजा मैंने इसलिए कि मुफ्ती साहब ने बोला था आना, तो मैं नहीं जा सका। ये बात है कि सीडी लिया, सुनने का समय नहीं मिला, इतना गलत जीवन हो। केरल गया हुआ था मैं, टैक्सी में ट्रेवल कर रहे थे, जिन्होंने कहा सीडी लगाओ, मैंने कहा लगाओ। सीडी सुनने का ये हुआ, दिमाग इतना झकझोर दिया एक सीडी ने कि वहीं से मैंने फोन किया इनके रजीब भाई आए रेजर जी को कि मैं केरल में हूँ और हमारा कल अखिल भारतीय अधिवेशन है, क्या आप केरल में आके अपना लेक्चर दे सकते हैं? इनके सेठ साहब मैं कैसे आ सकता हूँ? कहा केरल और कहा मैं दिल्ली बैठा हूँ। मैंने कहा उसकी चिंता आपके आने जाने की व्यवस्था अगर मैं कर दूँ। इन्होंने सारा स्वीकार किया, फौरन ने उनकी टिकट बुक करा के उनकी ईमेल पर भेजी। दूसरे दिन दोपहर के वहां पहुंचे और मेरे अखिल भारतीय किसान एसोसिएशन का महाधिवेशन चल रहा था, कोचीन में चल रहा था। इन्होंने संबोधित किया मेरा हाउस को, आप अंदाजा लगाइए कितनी आग लगा दी राजीव दीक्षित ने, एक तक खड़ा कर दिया मेरे को। और उस दिन से आज तक मैं इस संस्था के साथ जुड़ा। राजीव दीक्षित ने इतना दिमाग हिला दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपने गाने को बुला दूंगा। आप सबका धन्यवाद। का दुकान आप आइए। ये हमारे विद्यार्थी हैं पंचका बेटी, पिछली बार भी इन्होंने ये एक फॉर्मूला था, उसका बहुत बढ़िया विकल्प है, बहुत बढ़िया विकल्प है उसका। तो उन्होंने उस मिक्सचर को बनाकर ये चाहते हैं, वैसे ही बेचने के लिए नहीं है, ये भी जो हम पर्ची निकालेंगे हम उन बच्चों को ये देंगे, तो ये बेचने के लिए नहीं है अभी। ये मैंने इनको कहा है कि इसमें जो थोड़ी बहुत पैकिंग ठीक ठाक कर करा के तब जो गोदली के मेंबर होंगे हम उनको ये उपलब्ध कराएंगे। ये एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए होने वाला है, तो मैं चाहूंगा इनके लिए ताली बजाएं, इतना अच्छा इन्होंने काम किया ये हमारे। तो ये बेबी फूड का विकल्प, तो उन्होंने बोला यही अच्छा है, इसका नाम भी यही कर दीजिएगा। और एक जो अभी पर्ची में मैं दूंगा, ये पैकेज में नहीं, ये मैं उन लोगों को दूंगा जिन लोगों की पर्ची निकलेगी। ये गृहस्थ में कैसे रहें, गृहस्थ में कैसे रहें, ये पढ़नी चाहिए सबको। स्वामी राम सुखदास जी की है, बहुत अद्भुत पुस्तक है। 12-15 धन्यवाद मलिका जी, ये 12-15 रुपए में मिल जाती है, लेकिन कीमत की बात नहीं, इसमें जो ज्ञान है वो बहुत अद्भुत है। दूसरा, जिसके बाद हमारा आर.एन. वर्मा जी को सुना होगा आप सबने। आर.एन. वर्मा जी ने मुझे इन किताबों के बारे में बताया था, कर्म रहस्य। ये पुस्तक जो है, इसको पढ़कर आर.एन. वर्मा जी की जीवन बदला, जो बीआरसी परमाणु वैज्ञानिक थे, पहला परमाणु बम बनाने की टीम में शामिल थे। ऐसे वैज्ञानिक का जीवन इस पतली सी पुस्तक ने बदला। और उसके बाद जो दूसरा, जो अपने लेक्चर में भी जिस विषय पे बोलते हैं, वो शरणागति, जिसको मैं भी बहुत मानता हूँ, बहुत पालन करता हूँ। ये शरणागति की जो बात है वो इस पुस्तक में है। बहुत पतली पतली सी पुस्तक है, कभी भी आप पढ़ें, कहीं गीता प्रेस में मिलती हैं। ये 3 पुस्तकें अवश्य अपने जीवन में अपने पढ़ी है। हाँ, तीनों स्वामी राम सुखदास जी की ही लिखी हुई हैं, और मेरे जीवन में बहुत उनके कारण बदलाव आया है। गुस्सा पहले से कम आने लगा है। तो एक जो है यहाँ पे 2-3 चीजें उनके बारे में बताकर फिर हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय गौ माता। गर्भ संस्कार के बारे में मेहुल भाई से आपने सुना। एक चीज मैं बताना चाहता था, ये हमारे यहाँ पे खांड मिलती है। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ, हम लोग ये खांड बेचते हैं। जो सफेद रंग की खांड या हल्की भूरे रंग की खांड होती है वो 100 किलो बिकती है, और ये 10 किलो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि उस खांड से बहुत अच्छी खांड ये है। ये गीली गीली लगती है हाथ में, तो सब बोलते हैं कि क्या ये सीलन आई हुई है? इसमें सीलन नहीं है, इसमें शीरा लगा हुआ है। शीरा मान के चलिए कि टोटली एक अल्कलाइन चीज है जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। गर्भावस्था के टाइम पे अगर महिला इसको दही के साथ इसका सेवन करे तो पूरे 9 महीने के अंदर उसका हीमोग्लोबिन की गारंटी देते हैं वो नीचे नहीं आएगा।
इस खांड का प्रयोग अपने घर में रखिए। आप जो भी काढ़ा या कुछ पीते हैं इस खांड का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शीरा बहुत अच्छी शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ है। आयरन की कमी, जो हीमोग्लोबिन की कमी है, वो कभी नहीं होगी अगर इसे आप लेंगे। मैं देखता हूँ कि लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन हर चीज़ अच्छी सुंदर दिखने वाली ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ दे। इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद ही आपको वो खांड मिलती है जो आप खांड मार्केट से लेते हैं। तो इस खांड को अपने पास रखिए, इस्तेमाल कीजिए। ये आदत इसकी पड़ गई तो आपको वो खांड खाई भी नहीं जाएगी। मेरे बच्चे नहीं खाते दूसरी खांड, उनको यही चाहिए। नींबू पानी पीते हैं तो इसी का बनाते हैं। तो ये खांड का सेवन कीजिए, शीरा आपके लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट एड के नाम पे एक मैंने यहाँ पे अमृत धारा रखी थी छोटी सी। ये एक अडल्ट के लिए 3 बूंद का काम करती है। अडल्ट डोज है 3 बूंद। एक बॉटल 25 पता नहीं 40 रुपए की है, 50 रुपए की, शायद हो सकता है 10 साल तक चल जाए आपकी। ये अमृत धारा नाम ही इसलिए रखा गया था, ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है आयुर्वेद में। पेट में अपचन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, अफारा आ गया है, सर दर्द है, लगा लीजिए। गले में पीछे गर्दन में दर्द है, लगा लीजिए। तो ये एक फर्स्ट एड किट होती है। अगर आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो इसको लेके जाइए, क्योंकि बाहर जब आप खाते हो तो गंदा तेल और बाकी चीजें मिलती हैं आपको खाने के लिए। तो आप ये तो नहीं है 10 दिन घूमने गए हैं तो 10 दिन के लिए आप उपवास रखेंगे, तो खाना पड़ेगा मजबूरी में। अगर खा रहे हैं तो अगर पेट में कुछ भी अपचन होता है तो ये अमृत धारा आपकी फर्स्ट एड किट है। एक ये हमारे ज्ञानेंद्र जी बनाते हैं कफ शामक। इस समय चेंज ऑफ वेदर है, इससे मैंने डेंगू के पेशेंट भी ठीक करे हैं बुखार के मामले में। देखो प्लेटलेट काउंट्स में ये काम नहीं करती है, लेकिन जो डेंगू का फीवर चढ़ेगा 104 तक फीवर वो आ जाता है। किसी को फीवर है, सर्दी जुकाम है बहुत ज़्यादा, 2 से 3 डोज के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है वो चीज़ें फर्स्ट एड कि जो आपके घरों में होनी चाहिए। होता क्या है कि ये मेरे पास है, दिल्ली में मेरे पास ही पड़ी है। अब आपके बच्चे को जुकाम हो गया, कैसे लोगे? आप रहते हो कोई यमुना पार, ये 140 रुपए की बोतल है, 140 रुपए के लिए आप मुझे भी तंग करेंगे। मैं अपने ऑफिस में बैठा, मुझे फोन आता है कि जी ऐसा जुकाम हो गया, बहुत तेज हो गया, नजला बह रहा है। इतना वायरल, इतना बुरी तरह से इस समय वायरल फैला है कि लोग 7-7 दिन 8-8 दिन एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, वो भी 100 mg की, और उनका बुखार नहीं टूट रहा। और जो खा रहे हैं उसके बाद, खाने के बाद कहते हैं कि हम अगर हलवा भी खा रहे हैं ना तो वो भी हमें कड़वा लग रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हमारे पास इस समय बाजार में उपलब्ध मिल रही हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, क्यों? क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो सुबह से शाम तक आपकी वो शरीर को तोड़ देता है। यहीं पे खराश शुरू होती है या नाक के यहाँ पे मिर्चें लगनी शुरू होती है, और 3-4 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी पूरी चेस्ट को कवर कर लेता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन को आप शुरू में कर देंगे तो आगे की परेशानियों से बचेंगे। तो ये कफ शामक इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक औषधि ऐसी है कि आपको इसे घर के अंदर, जरूरी नहीं है कि आप कोई बीमार है तभी आपने रखना है। इमरजेंसी बुखार चढ़ गया है, मेरे पास शाम को आओगे दवाई लेने, सुबह बुखार है तो शाम तक बुखार में बच्चा रहेगा, फिर क्या होगा? आप क्रोसिन खिला दोगे। तो इसलिए ऐसी औषधियों को आप पीछे काउंटर में है, आप लीजिए। मैंने आज सुबह जब भारत माता की जय बोला था तो इसी बात के लिए बोला था कि ये फर्स्ट एड किट भी आपको हमें स्वदेशी ही लेनी है। महिलाएं जो हैं अक्सर फेस वॉश वगैरह यूज करती हैं या फेस को क्लीन करने के लिए क्लींजर वगैरह यूज करती हैं। गुलाब जल, इस गुलाब जल की खासियत ये है, जो मुझे पता चला है, कि इसके अंदर गुलाब तोड़ के नहीं डाला गया, इसमें गुलाब की पंखड़ियों को तोड़ के उससे इसका गुलाब जल बनाया गया है, ताकि उसकी हरे रंग की डंडी, उसके अंदर के हरे हरे रंग के पत्ते, जो कुछ है वो सब अलग हो जाए। आप लोग फेस में यूज करते हैं, इसको यूज कीजिए एज ए फ्रेशनर। देखिए फेस में लगाने के बाद कैसा लगता है, और टोटली प्राकृतिक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं रखता, ना किसी को देता हूं जो मैं अपने बच्चों को ना दूं। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि ये चीज खानी है, मुझे नहीं खानी, बच्चे को खिलाओ। अगर मैं बच्चे को खिला सकता हूं ना तब मैं आपको दे सकता हूं, और तब देने का ही अधिकार है मेरा। एक ये नासिका हम हर बार बेचते हैं, नाक गाय का घी, ये पंचगव्य घृत है जो हम नाक में रखते हैं, डालते हैं। ये बीमारों के लिए औषधि, और जो बीमार नहीं है उनके लिए टॉनिक। ये आपके ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। 40-45 साल के बाद आपके ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख ब्रेन सेल्स की डेड होना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो ना कि बूढ़ा आदमी हो गया, सठिया गया, वो सठियाता नहीं है, उसके ब्रेन सेल्स है नहीं, उसका दिमाग उसी तरह से धीरे धीरे वो अपनी सोच में सोच रखता है।
उसकी सोच ऐसी नहीं होती कि उसके ब्रेन सेल्स इतना काम कर सके। तो ये जो नासिका है ये ब्रेन सेल्स को ठीक करती है। मेरे पास एक पेशेंट है, शायद उनकी मम्मी आई है, नॉर्थ ईस्ट से थी, वो है यहाँ पर बैठी। ये देखिए, इनकी बेटी का नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से गुच्छे का गुच्छा बाल का निकल के बाहर आ गया, यहाँ पूरा गंजा हो गया, यहाँ से टांट एकदम गंजी, और ऊपर से दबरा था। मैंने कोई औषधि नहीं दी, मैंने सिर्फ ये नासिका दी थी उसको, कि मैंने कहा ये डालो। आज आप ये बैठी हैं, इनकी बिटिया से भी कल बात हुई है, ये आपको बता सकती हैं कि उसकी बेटी के बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट में उनकी ही सहेलियां 3-4 और हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के 6 महीने से परेशान है, और उनके यहाँ से बाल उड़े हुए हैं, बाल दोबारा नहीं आए, और इनकी बिटिया के बाल बिल्कुल ठीक हो गए। वो रही, आप खड़ी होइए ना, खड़े हो जाइए। और ये इसीलिए हमारे साथ जुड़ी हैं, इन्हें, इनकी बेटी नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो अब देखो, बाल यहाँ से ऐसे कुच्छा निकल के यहाँ पे गंजी टांड आ गई है, कोई भी नहीं उगा सकता बाल। ये इस घी की करामत है, देसी गाय की। आपको कहीं और से नासिका मिलती है, आप लीजिए, बस पंचगव्य घृत होना चाहिए, ये घी काम आता है। दूसरा, इसको आप रेगुलर डालोगे तो पुराने जमाने में हमारे लोग क्या करते थे कि नाक के अंदर तेल और कान के अंदर तेल लगाने की आदत थी उनको। वो एक अच्छी आदत थी, क्योंकि जब आप इधर ऑयलिंग करते हो तो वायरस इस पोर्शन से आपका नहीं अंदर जा सकता। देखो, जब भी कोई आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर यही कहता है ना, दूसरे से आपको इन्फेक्शन आया तो वो कहाँ से आएगा? स्किन से आ सकता है, नाक से आ सकता है, कान से आ सकता है, यही ओपनिंग है जो जा सकता है। तो अगर आप ये नासिका डालेंगे तो ये नासिका सिर्फ नाक में नहीं रहती है, ये ब्रेन सेल्स को पूरा एक्टिवेट करते हुए आपके गले तक का पोर्शन ये कवर कर देती है। रेगुलर डालते हैं, मैं पिछले 6 साल से डाल रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है। माइग्रेन की बीमारी बिल्कुल ठीक होती है इससे जी। हाँ, इसको धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप के अंदर गव्वे हमेशा चार्ज हो जाते हैं। अगर गाय के कोई भी गव्वे को आप धूप में रखेंगे तो वो धूप से ऊर्जा लेके चार्ज होता है। तो इसको वैसे डालिए, अगर रात का समय है तो पानी गर्म करके बोतल अंदर डाल दीजिए, और डालने के बाद ये पिघल जाएगा। फिर एक एक बूंद बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 3-3 बूंद। इसमें पंचगव्य है तो और एक ये हल्दी हम लोग लाए हैं, जैविक हल्दी है। इसमें इतना ऑयल है कि अगर ये 6 महीने तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 महीने भी इसके अंदर रहेगी तो इसी पन्नी के ऊपर ऑयल आ जाएगा। आपके पास जो हल्दी आपको मिलती है, उस हल्दी में से तेल निकाल के, हल्दी का तेल अलग बेचा जाता है और हल्दी आपको अलग दी जाती है। आप लौंग खरीदते हो, लौंग का तेल भी बाजार में मिलता है, वो तेल गया लौंग के तेल में, जो महंगा बेचेंगे। और आपको जो लौंग दी जाती है वो लौंग ऐसी होती है कि उसको आप डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि मैं अदरक भी ले रही हूँ, शहद भी ले रही हूँ, खांसी ठीक नहीं हो रही, लौंग का काढ़ा ले लिया, मुझे आराम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो जो मसाले, जिसको मसाले बोलते हैं, या औषधि थी, ऋषि भागवत थे, उन्होंने इसको औषधि बोला था। ये जो औषधि हैं, इनके ऑयल की ही असल में ताकत है। ऑयल निकलने के बाद सारे मसाले बेकार है। तो ये 4-5 चीजें मैंने आपको बतानी थी, तो इसको आप रखिए अपने पास। धन्यवाद। मेरे मित्र की माता जी हैं, 30 साल से वो छाछ नहीं पी पाई है। 30 साल उनका ऐसा हो गया, छाछ पी लेंगे तो उनका बुरा हाल, कि उनका सुबह उठते ही उनका गला बिल्कुल जाम रहता था। 30 साल पुरानी बीमारी। मैंने उनको ऐसे ही खेल में उनको घर गया था, मैं कहा माता जी आप ऐसे पी लेना, कब शाम में है ये पी लेना। वो हफ्ते भर बाद मेरे पास आई, कहते वीरेंद्र तूने क्या किया, ये कौन सी दवाई दी तूने मुझे? मैं 30 साल में छाछ का जो स्वाद भूल गई थी, अब मेरे को हफ्ता भर हो गया, मैं छाछ भी पी रही हूँ, मेरे गला भी नहीं दुखता, कुछ नहीं हुआ। 30 साल पुरानी बीमारी हफ्ते भर में ठीक कर दी इसने। तो आप अपने बच्चों के लिए ये चीज जरूर रखिए। तो ये औषधि से परिचय कराने का थोड़ा सा हमारा मन था कि आप बच्चों के लिए पूछते रहते हैं कि हमें फोन बहुत आते हैं, सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। तो उसके लिए छोटी सी एक चीज है, ये घर में रखिए। नहीं तो यूट्यूब चैनल पे एक प्रकाश औषधि है, उसको बनाना सीख लीजिए, वो अपनी पीढ़ी में आगे पास करिए उसको। वो बहुत अद्भुत चीज है प्रकाश औषधि जो है ना, वो देखा आपने? हाँ, उसका। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि रसोई विज्ञान के बारे में थोड़ी सी खरी खोटी हमारी माता बहनें जो आई हैं उनको सुनाएं, जैसे कि उनको समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं। खरी खोटी नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छी चीजें बताएं। तो थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा। किसी माता को अगर अपने बच्चों को दूध पिलाना हो, कुछ ऐसा दिक्कत है, तो सबसे कोने में एक रूम है, कमरा है, उसमें पंखा वगैरह सब है, आराम से जाके उसमें बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो भारतीय संस्कृति है, गाय और कृषि की संस्कृति, वेद और गीता की संस्कृति, उस संस्कृति के ऊपर प्रेम रखने वाले,
और न केवल प्रेम रखने वाले अपितु उस संस्कृति के लिए तन मन धन से कुछ योगदान देने वाले जो प्रबुद्ध वर्ग बैठा है उनको नमन करते हुए उनके जो भी यत्किंचित कार्य वो राष्ट्र के लिए, गाय के लिए या कृषि के लिए कर रहे हैं या अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, उनके छोटे से छोटे कार्य का अनुमोदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आज का ये सत्र आपके सामने रख रही हूँ। तो उसमें भी कोई भी प्रश्न मस्तिष्क में उठे तो लिख लीजिएगा। वो सत्र समाप्त होने के बाद आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो वो आप पूछ सकते हैं सत्र समाप्ति के बाद। विषय है कि रसोई का विज्ञान क्या चीज है। न केवल हम बोलते हैं, विश्व के सभी देशों के जो प्रवासी भारत में आए, चीन के थे, मेगास्थनीज था, जापान, अलग अलग प्रांतों से जो आए, उन्होंने जो भारतीय संस्कृति का या भारतीय जीवन शैली का अभ्यास किया, उन्होंने अपने मंतव्य में लिखा कि इंडियन कुकिंग सिस्टम इज बेस्ट आर्ट एंड परफेक्ट साइंस। ये उत्तम कला है और पूर्ण शास्त्र है। और पहले यदि अर्जुन के या युधिष्ठिर के गुण बताने हो तो 2-5 दुर्गुण बताने पड़ेंगे दुर्योधन के, क्योंकि काला में ही सफेद ज्यादा दिखेगा। तो मैं 2-4 बातें करूंगी, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक वो कालिख नहीं जाएगी, हम शब्द का प्रयोजन यहाँ से हमें पूर्ण समाज गिनना है। क्योंकि जब तक हमारे समाज का एक भी व्यक्ति, हमारे भारतीय समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा मानता है कि हमारे पास तो कोई कुकिंग सिस्टम ही नहीं है, या फिर हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है, तब तक हम संतुष्ट होके नहीं बैठ सकते। इसीलिए किसी किसी को हम बोलते हैं कि बिस्किट नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, तो बोलते हम तो नहीं खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपके ऊपर लागू मत कीजिए, लेकिन ये जनरल बात है। तो जिनको पता नहीं है कि ये पदार्थों में क्या पड़ता है, उनको हम बताएं। जिनको पता होने के बावजूद भी वो खा रहे हैं, तो उनको केवल इतना बताइए कि क्या हम मनुष्य हैं। हमको पता है कि ये जहर है, फिर भी हम खा रहे हैं, तो क्या हम मनुष्य हैं? मनुष्य हैं तो मनुष्य के बारे में बहुत वैज्ञानिकों ने, बहुत समाजशास्त्रियों ने लिखा कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, माने कि मनुष्य है बुद्धिमान प्राणी है। तो उससे तो पशु पक्षी ज्यादा बुद्धिमान है। रात को 12 बजे जिसको हम कम अकल का प्राणी समझते हैं, भैंस, उसको सूखा और हरा चारा दो, बीच में एक आग का पत्ता रख दो, रात को 12 बजे। भैंस तो एनी टाइम खाती है, इसीलिए भैंस का दूध नहीं पीना है, क्योंकि वो प्रमादी है, आलसी है, स्थित प्रज्ञ है, बैठी रहती है। चाहे कितने भी हॉर्न बजा लो, बीच रास्ते में यदि भैंस खड़ी है तो नहीं उठेगी। आपको गाड़ी से उतर के उसको ऐसे मारना होगा तभी वो उठ के, और गाय जरा सा भी हॉर्न का आवाज सुनेगी तो उठ के स्फूर्ति है, गाय में इतनी स्फूर्ति है, इसीलिए उसका दूध भी हमें स्फूर्ति देगा। फिर भी वो भैंस है, वो आग का पत्ता नहीं खाएगी। रात को 12 बजे हरा सूखा घास खा लेगी, आग का पत्ता वो छोड़ देगी। अंधेरे में भैंस को दिखता नहीं है, उसका नाक, उसका घ्राणेंद्रिय उसको बोलता है कि ये हमारे खाने की चीज नहीं है। और दिन को 12 बजे भी मनुष्य नाम का बुद्धिमान प्राणी ऐसा खा रहा है जो उसे नहीं खाना चाहिए। तो क्या अधिकार है हमको भैंस को कम अकल बोलने का और अपने आप को बहुत बुद्धिमान बोलने का? तो अब हम मैकडॉनल्ड की ही बात करें, ये जो भी विदेशी कंपनियों ने भारत में दुकानें खोल रखी हैं, उनकी जो भी खाने के पदार्थ हैं वो किचन में नहीं बनते हैं, वो लेबोरेटरी में बनते हैं। इसीलिए 5 साल पुराना पिज्जा उसका होगा, फिर भी उसमें जंतु नहीं लगेंगे। 5 साल पुराना उसका कोई भी व्यंजन होगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कीड़ों को भी पता है कि कहाँ पड़ना चाहिए। वो एक बार विनोबा भावे जी, उस टाइम तो इतना हमारे खाने पीने में कंपनी सरकारों का हस्तक्षेप नहीं था, डोमिनोज वगैरह। उस समय विनोबा जी के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही थी, घुस गई थी,
राजीव भाई जी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये सिलसिला चल रहा है और प्रत्यक्ष है, और आज तो हमारे खाने पीने पर भी वो हावी हो गई है सभी। तो विनोबा भावे जी से किसी ने पूछा कि मशीन में पॉलिश किए हुए चावल खाने चाहिए या हाथ से छड़े हुए चावल खाने चाहिए, तो विनोबा जी अभी उत्तर दे ही रहे थे, तभी सभा में से ही आवाज आई कि हाथ से छड़े हुए चावल में जंतु जल्दी हो जाते हैं। तो विनोबा जी ने तपाक करके उत्तर दिया, जंतु को भी पता है कहाँ पढ़ना है, जंतु को भी पता है कि कहाँ पढ़ना है हमें। माने कि जो मीठा होगा, जो धान्य मीठा होगा, जो रोटी मीठी होगी, नेचुरल स्वाद में होगी, तो उसमें फंगस लगेगा, उसमें जंतु होंगे, वो बिगड़ गया है ऐसा प्रमाण देगा। कोई भी पदार्थ मैं बिगड़ गया हूं ऐसा प्रमाण स्वयं देता है। इसीलिए फ्रीज का विरोध है। फ्रीज में रखी हुआ पदार्थ बिगड़ता नहीं, ऐसे भ्रम से बाहर निकलिए। हर एक पदार्थ का एक आयुष्य होता है, वो चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे रांधी पकाई हुई चीज हो, कोई भी, उसका एक निश्चित आयुष्य होता है। वो आयुष्य खत्म हो जाता है फ्रीज में रखी हो तो भी। फ्रीज में रखी हुई सब्जी ताजा रहती है, ऐसे वहम से बाहर निकलिए। और जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर में क्या लाना है उसके बारे में सोचने से पहले क्या निकालना है वो सोचिए। एक जगह खाली होगी आपके घर में, एक कुर्सी रह जाए, इतनी जगह क्यों अपने फ्रिज को दे रखी है, जो भी पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। और हमारे गुरुकुल में कम से कम 15 लोगों का रसोई रोज बनती है, और 5 से 7 लीटर दूध बिना फ्रीज के 36 घंटे तक गर्मी के दिनों में मैंने रखा है, माने कि खराब नहीं होता है। 3 बार गर्म करना पड़ता है और पानी में रखना पड़ता है। और कुछ ऐसी टिप्स आपको चाहिए तो आपकी दादी नानी से पूछ लीजिएगा कि वो फ्रीज नहीं थे तब सब्जियों को कैसे ताजा रखते थे या दूध को कैसे बिना खराब किए रखते थे। तो पहले क्या क्या निकालना है वो अपने घर में एक सूची बनाइए कि ये हमें निकालना है। एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तनों के बारे में तो आप बहुत सुन चुके हैं, और बहुत लोगों ने तो ये प्रयोग करके देख भी लिया है और अपने घर में वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत ही दुर्व्यवस्था देखी घर में कि फ्रीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी फ्रीज ने हमारा घर की जगह रोक के रखी है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको फ्रीज जीवित रखता हो। फ्रीज केवल इल्यूजन खड़ा करता है, भ्रम खड़ा करता है कि वो जिंदा है और हम बिल्कुल अहिंसक है। जिसमें प्राण हो ऐसी सब्जी हम खाते ही नहीं है। जिसका प्राण चला गया है, जिसमें कोई रस नहीं रहा है, ऐसे ही पदार्थ हम खाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अहिंसक है। एक सब्जी की भी हिंसा हम नहीं करेंगे, उसमें प्राण निकल जाएगा, बाद में ही खाएंगे। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि शुद्ध आहार की व्याख्या क्या है। शुद्ध आहार की व्याख्या क्या है? आयुर्वेद की दृष्टि को एक और रखे, केवल व्यवहारिक दृष्टि से हम हिसाब लगाए तो भी शुद्ध आहार की व्याख्या मेरी दृष्टि से ये है। आपकी ढांचे में कितनी बैठती है वो आपकी अपनी अपनी सोच के ऊपर आधारित है। मेरी सोच ऐसी है, शुद्ध आहार की व्याख्या 2 तरीके से शुद्ध आहार होगा वो। एक तो जो आप स्वयं बनाए, और दूसरा जो बनाने वाला आपकी नजर के सामने बनाए। 5 बार आपकी नजर के सामने बनाए, आपको उसकी प्रामाणिकता के ऊपर विश्वास बैठ गया, फिर आप बनवा लीजिए, कोई बात नहीं। और जिसको कुछ मिलावट नहीं करनी है वो आपके सामने क्यों ना बनाए? क्यों नहीं बनाएगा वो आपके सामने? इसको कुछ मिलावट नहीं करनी है। जो बोलता है कि मैं मिलावट नहीं करूंगा, आप पदार्थ रख के जाओ, आपका सामग्री है वो मैं बना के दे दूंगा, तो बोलना नहीं मैं वैसे भी फ्री हूं, बैठी हूं, बैठा हूं। समझ में आया ना? पहले हलवाई लोग थे, वो 10-15 किलो मिठाई बनवानी होती तो घर पे आते थे बनवाने के लिए, अपना सामान सरंजाम सब लेके, बड़ा सा चूल्हा लेके। तब तो ये गैस भी नहीं हुआ करता था, बड़ा सा कोठी वाला प्राइमस स्टव हुआ करता था, तो अपना बड़ा बड़ा बर्तन लेके वो 10-15 किलो मिठाई बनानी होती। गुजरात में अड़दिया बनता है, तो अड़दिया बनाने के लिए वो हर घर में जाते और उसके सामने ही उसके ही घी का, उसके ही अड़द के दाल का वो बना के दे देते थे। उसको कोई मिलावट नहीं करनी है तो क्या परेशानी है उसको, हम उसके ऊपर बैठे तो मेरे दृष्टि से शुद्ध आहार की व्याख्या ये है। या फिर कोई ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति हो
कि जिसकी प्रामाणिकता के ऊपर आपको कोई, आप कपड़े में ब्रांड देखते हैं, हाँ, कपड़े में हर आप माने हम सब कपड़े में ब्रांड देखते हैं कि ये कपड़ा वो पहन रहा है वो अच्छा है, और कपड़े में बारे में हम कितना सोचते हैं। मुझे कभी कभी तो इतना क्या होता है, शंका होती है कि हम एक तरफ खास करके महिला वर्ग, माफ करें, हम एक तरफ बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई भी अच्छा काम करना होता है तो हमारे पास समय का तो अभाव ही अभाव है, और एक ब्लाउज प्लीज खरीदने जाते हैं, या फिर एक ड्रेस का मटेरियल खरीदने जाते हैं, या फिर एक साड़ी खरीदने जाते हैं, खरीदनी होती है 2 साड़ी, हम 4 दुकान में 50 साड़ियां खोल के देखते हैं। और एक कटु सत्य है कि कपड़े हम कोई भी पहने, शरीर ढकता है। पहला प्रयोजन है कपड़े पहनने का, शरीर ढकना चाहिए, हमारी मर्यादा उसमें है, तो वो प्रयोजन तो कोई भी वस्त्र से सिद्ध हो जाएगा। दूसरा प्रयोजन है हम दूसरों के सामने अच्छे दिखने चाहिए, हाँ वो भी प्रयोजन है, गौण प्रयोजन है लेकिन प्रयोजन तो है। तो वो दूसरों को, मुख्य प्रयोजन तो आपका 10 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। किसी भी दुकान पे जाइए, और बार्गेनिंग की आदत तो अब किसी की भी वैसे भी फिक्स रेट पे होता है, तो कोई भी आपको पसंद हो कलर का 10 मिनट 15 मिनट में पसंद करके ले आइए, काम तमाम हो गया 10 मिनट में। अब दूसरा गौण प्रयोजन होता है दूसरों को अच्छा लगना चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए 2-4 लोगों का झुंड साथ में जाता है कि मुझे तो पसंद है, पास मेरे साथ जो महिला है उसको भी पसंद होना चाहिए। संक्षिप्त में जो चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे जीवन में, उसको हम इतना महत्व दे देते हैं कि हम अपने आहार के ऊपर महत्व देना ही भूल जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये अमुक अमुक व्यंजन की रेसिपी है, आप घर पे बनाइए, तो बोलते टाइम कहाँ है, बाजार में जाते हैं तो 3-4 घंटे का टाइम है। और जो फरसाण बनता है, हम गुजराती लोग तो फरसाण बहुत खाते हैं, तेल में तला हुआ, डीप फ्राई किया हुआ, और तिल के तेल का खाते हैं तो वजन बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है, तिल के तेल से इतना वजन नहीं बढ़ता है, और तिल का तेल ही खाना चाहिए, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, और फिल्टर्ड ही, रिफाइंड नहीं। बार बार ये प्रश्न आता है इसीलिए उसका भी उत्तर देना जरूरी समझते। रिफाइंड तेल, चाहे वो चावल का निकालते हो, मक्का का निकालते हो, सनफ्लावर का निकालते हो, हर एक चीज का निकालेंगे, धीरे धीरे हमारा भी निकलने लगता है उसमें तेल, तो सब चीजों का तेल निकलेगा, लेकिन हमें वो कोई भी प्रकार का तेल नहीं खाना है। खाने के लिए केवल 4 प्रकार के तेल हैं, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल। खाने के लिए 4 ही प्रकार के तेल आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हैं। तो तेल की डीप फ्राई करके आप पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, सूखी कचौड़ी बनाओ, या सेव बनाओ, या गांठिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, 1 किलो बनाने में 20 मिनट लगते हैं, और 1 किलो के ऊपर 400 ग्राम तेल का व्यय होता है। 1 किलो बेसन हो या गेहूं का आटा हो, 1 किलो के ऊपर 400 ग्राम तेल का व्यय होता है, और 20 मिनट लगते हैं, ओनली 20 मिनट। और मैंने ये सभी प्रकार के व्यंजन घड़ी में देख के बना के ये मैं बोल रही हूँ। तो 20 मिनट का टाइम में बनाया हुआ कोई भी स्नैक, माने कि कोई भी नाश्ता है, वो बच्चों को 8 दिन तक चलेगा। और हम क्या बोलते हैं कि चलो टाइम नहीं है, ये लो 10 रुपए, और हर प्रकार के नाश्ते आज पैक में आने लगे, मुट्ठी भर नाश्ता होता है, बाकी सब हवा होती है, और हवा के हम पैसे दे देते हैं। क्यों? हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है। टाइम है तो रेसिपी नहीं है, रेसिपी है और टाइम है तो काम करने की स्फूर्ति नहीं है। तो ये सभी कारणों की संयोजना हमें करनी है, और पुनः घर के भोजन की ऐसी प्रतिष्ठा करनी है कि कदाचित कोई आस पड़ोस वाला, सगा संबंधी, मित्र मंडल कोई भी बोलता है कि आप तो क्या घर पे बनाते हैं, तो बोलना हाँ घर पे बनाती हूँ क्योंकि मैं बच्चे से प्यार करती हूँ, और मैं बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती कि हफ्ते में मैं आधा घंटा निकाल सकूं। मैं मेरे बच्चे से प्यार करती हूँ ना, इसीलिए मैं बनाती हूँ। तो ये आपका रहा ना, तो वो भी बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि बच्चे से प्यार तो सभी करते हैं भाई। जो बच्चे के लिए आप 1000-2000 के खिलौने लाते हैं, जो बच्चे के लिए आप इतना सब कुछ करते हैं, वो बच्चे के लिए आप आधा घंटे का टाइम नहीं निकाल पाते। नहीं आता है तो किसी से सीख लीजिए, कोई सीख के पैदा नहीं हुआ है। नहीं आता है तो किसी से। हमारी माताओं ने चूल्हे पे पसीना बहा के भी
हमारे लिए कुछ खाना बनाया होगा और उनका लहू आज हमारे अंदर दौड़ रहा है, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या इतना नहीं कर सकते? हमारी माता ने 10 रुपए कभी हमको नहीं दिए थे। मुझे याद है कि उस टाइम पे शिंग चना आता था, शिंग चना, खारी शिंग जिसको गुजरात में बोलते हैं। शिंग दाना के ऊपर नमक चढ़ा के उसको सेंक लिया जाता है, सिंग। तो वो भी घर पे बनाया करती थी मम्मी। जब भी खत्म हो जाती और एक दो दिन उसके बिना रहना पड़ता तो हम बोलते कि मम्मी 2 रुपए दो ना, हम बाहर से लाते हैं। तो मम्मी बोलती नहीं, मैं तुम्हें मसाले वाली सिंग बना के देती हूँ जो इंस्टेंट बन जाती है, उसका ऑप्शन। बाहर बाजारू सिंग और चना भी हमें खाने नहीं दिया कभी। ऐसी माताओं से हमने जन्म पाया और हम अपने संतानों को क्या कूड़ा कचरा खिला रहे हैं। और सोचते समझते जानते हुए आप सबकी हिस्ट्री निकालिए, जो भी आप, जिसको भी आप अच्छा समझते हैं। अब कोई माताएं गर्व से बोलती है कि हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे के तो कोई कचरा नहीं खिलाते हैं, केवल कैडबरी का डेयरी मिल्क खिलाते हैं। तो मैंने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा हाँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही। तो उसने कहा वो तो होना ही चाहिए। हाँ, स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट जनरेशन और स्मार्टफोन। तो मैंने कहा उसमें गूगल नाम का एक ऐप आता है, आपको पता है? उसने कहा हाँ, मैं तो बार बार सर्च करती हूँ। तो मैंने कहा उस पर आप केवल सर्च कीजिए कि कैडबरी डेयरी मिल्क में क्या क्या पड़ता है, क्या क्या पड़ता है, वो आप सर्च कीजिए। ई कोड से जितना जितना भी उसमें लिखा हुआ होता है उसकी कुंडली निकालिए और फिर देखिए कि आपको बच्चों को खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए। कुछ मीठा हो जाए। क्यों? हमारे देश में कोई मीठा मुंह नहीं करता था क्या? गुड़ और धनिया खाया जाता था हर शुभ प्रसंग में हमारे यहाँ। हर शुभ प्रसंग में हमारे यहाँ पता से खजूर खारे का बांटी जाती थी। होली के दिन में खजूर बांटा जाता था, खारे छुआरे बांटे जाते थे। हर प्रसंग में मिठाइयाँ हुआ करती थी, हर त्योहारों की अलग अलग मिठाइयाँ हुआ करती थी। और वो आके में बताएंगे कि आपके रिश्तों में यदि मधुरता लानी है तो कैडबरी डेयरी मिल्क से ही वो आएगी, हमारी सुखड़ी से नहीं आएगी, हमारे मैसूब से नहीं आएगी, हमारे लड्डू से नहीं आएगी। अब तो भगवान को भी डेयरी मिल्क लगाने लगे, भोग में भी। कभी कभी गणपति के दर्शन अभी लगे थे तो डेयरी मिल्क का पूरा हार पहनाया था गणपति को। मैंने कहा कि ये गणपति की भी बेचारे की अब लड्डू गए और डेयरी मिल्क आ गई। तो हमारी करुणता है, ये बात हंसने वाली लगती है लेकिन हमारी ये करुणता है कि हम ऐसे भद्र समाज से आते हैं, ऐसे संस्कारी समाज से आते हैं कि हम अंडा बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। खाना तो दूर की बात है, और अंडे की बनी हुई ऐसी प्राणीज वस्तु की जिसका नाम उसमें क्या पड़ता है उसके बोलते हुए रोए कांपने लगे, जिसको माता बोलते हैं, ऐसे गाय के नवजात बछड़े का अवयव हमारे जो तथाकथित ये मीठा हो जाए वाले पदार्थों में पड़ते हैं। मनुष्य भ्रूण डाले जाते हैं कुछ कुछ पदार्थों में। जो बाल एक समय हम कचरे में फेंकते थे, आज एक छोटे से गांव से लेके मेगा सिटी तक वो बाल का कारोबार चल रहा है। एक कोई लड़का बच्चा बच्ची निकलेगा और बोलते हैं बाल दे दो, बाल दे दो। क्या करते हैं वो बाल का? हम पूछते हैं कि आप बाल का, हम तो बेचते नहीं है क्योंकि स्थान भ्रष्टा न शोभनते दंता केशा नखा नरा, तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। यहाँ तक है तब तक उसकी कीमत है। हाँ, नख की, नर की, बाल की, सबकी। तो वो हम तो बाल की खाल उतारने वाले हैं वैसे भी, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि आप ये बाल का करते क्या है? तो बोलते हम बेच देते हैं। तो मैंने कहा किसको बेचते हैं? तो बहुत 10, 15, 25 लोगों से पूछने के बाद हमें एक जगह का उसने पता दिया कि हम यहाँ बेचते हैं। पहले तो हमने पूछा कि इसका करते वो लोग क्या करते हैं? तो उसने बोला कि वो विग बनाते हैं। मैंने कहा इतनी सारी विग, भगवान ने सबको नैसर्गिक बाल दिए हैं। कोई कोई लोग को भगवान की कृपा से कहते हैं कि गंजे लोग निर्धन नहीं होते कभी, गंजों को भगवान ने बहुत धन दिया होता है। तो किसी किसी को ये धन का योग होता है तो गंजे हो जाते हैं, तो उन्हीं को केवल जरूरत पड़ती है कृत्रिम बाल की। बाकी तो भगवान ने सबको नैसर्गिक बाल दिए हैं, तो इतने विग की क्या जरूरत है? तो हम उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल पिज्जा बनाने वाली कंपनियां ये बाल लेती हैं। पिज्जा में बाल में से कुछ ऐसा तत्व निकलता है, वो प्रोसेस करके निकालते हैं मनुष्यों के बालों में से, कि जो वो पिज्जा में डालते हैं।
अब एक भी बाल यदि पिज्जा में आ जाता है, पिज्जा में नहीं, कोई भी खाद्य पदार्थ में आ जाता है, तो हम पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं कि दाल में बाल आ गया, रोटी में बाल आ गया, बाल बांध के खाना बनाया करो। और उसी बाल में से बने हुए कुछ पदार्थ पिज्जा में डाले जाते हैं और हम आनंद पूर्वक खाते, और बाकी जो प्राणीज पदार्थ है उसकी बात तो अलग ही है। तो हम, पहली बात है कि हम खाना छोड़े, जो मेरे ख्याल से सब छोड़ चुके हैं। हाँ, ऐसी आशा रखती हूँ कि सब ये बाजारू खाना छोड़ चुके हैं। ये हमारा पहला कदम हुआ। दूसरा कदम है ये कि जो खा रहे हैं उसका असहयोग करें। समर्थन देना ये भी एक प्रकार का सहयोग हुआ। समर्थन देना माने उसका सहयोग करना, माने कि वो जो कर रहे हैं वो उसको अपनी जगह करने दो, हम अपनी जगह पे अच्छे हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी भी स्थान पे आप जाते हैं तो आप अपना विरोध प्रदर्शित अवश्य करें, आपकी तूती कोई सुने या ना सुने। जैसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे, द्रोण चुप बैठे थे, लेकिन बोला था 100 कौरवों में से कौरव विकर्ण नाम का एक कौरव बोला था, दुर्योधन का सगा भाई, कि जुए में आवेश में आके कोई ऐसा बोल देता है कि मैं पत्नी को दाव में लगा देता हूं, तो किसी मनुष्य की आवेश में बोली हुई बात को सत्य न माना जाए। और द्रौपदी हमारी कुलवधू है, हमारी पुत्रवधू है, हमारी आबरू है, इज्जत है, उसका भरी सभा में अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसा विकर्ण ने अपना विरोध प्रदर्शित किया था और उसका उल्लेख व्यास ने लिख के रखा है। आज की तारीख में भी हम विकर्ण को नमन करते हैं, चाहे वो दुर्योधन का भाई क्यों ना हो। उसके विरोध की व्यास ने उल्लेख करके रखा, तो भविष्य में कदाचित इतिहास लिखा जाए तो हम विरोध करने वालों में से हो, मूक प्रेक्षक बनने वालों में से नहीं। तो जहां कहीं भी भारतीय संस्कृति के विरोध में कुछ भी हो रहा है, हमारी बात कोई सुने न सुने, हम अपना विरोध प्रदर्शित अवश्य करें, असहयोग जरूर करें। मूल बात थी हमारी रसोई विज्ञान की। हम भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति में जो भी व्यंजन थे, जो भी पदार्थ खाने के उपयोग में लिए जाते थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस था। और इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और द्वारिका से लेके पुरी तक जाए, अनेकों प्रकार के व्यंजन हैं। हमारे भगवान को भी हम 56 भोग लगाते हैं। तो ये 56 तो कम से कम 56 है, क्योंकि भगवान में को अर्पण करना है तो प्याज लहसुन के बिना का ही होगा। तो 56 तो ऐसे हैं कि इसमें कुछ प्रोहिबिटेड आइटम है वो नहीं आएगी, प्याज लहसुन इत्यादि इत्यादि, तो भी 56 है ऐसी। और मिठाइयाँ और बहुत शाही, 56 तो शाही चीजें हैं, कॉमन चीजें तो बाकी अलग अलग बहुत है। और उनका दुर्भाग्य है कि ब्रेड के सिवा और कुछ वहां बनता ही नहीं है। और हम जिस देश में रोटी बनती है, जिस देश में भाखरी बनती है, जिस देश में अनेक प्रकार की अनेक धान्य पकते हैं, अनेक कड़धान्य पकते हैं, अनेक सब्जियां पकती हैं, अनेक फल फूल पकते हैं, उस देश के लोग पिज्जा खा रहे हैं, खाने वालों को समर्थन दे रहे हैं और उनका कारोबार बड़ी तेजी से चल रहा है। दूसरी बात कि हमारी प्रतिष्ठित जो रसोई विज्ञान था उसको खत्म कैसे किया गया, ये एक सोची समझी हुई चाल है। पहली बात कि स्त्री शिक्षण माने क्या, तो स्त्री शिक्षण माने उसको एक आदर्श महिला बनना है, एक आदर्श पत्नी बनना है और एक आदर्श माता बनना है। ये स्त्री शिक्षण के अंतर्गत ये सब बातें मुख्य है। गौण रूप से उसमें कलाएं आएगी, अर्थशास्त्र आएगा, अनेक विषय आएंगे। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, हमारे जब गुरुकुल चलते थे तब स्त्री की शिक्षा और पुरुष की शिक्षा दोनों अलग अलग दी जाती थी, ताकि स्त्री में स्त्रीत्व के गुणों का विकास हो और पुरुष में पौरुष के गुणों का विकास हो। स्त्री और पुरुष दोनों के गुरुकुल के संकुल ही अलग हुआ करते थे और स्त्रियों के गुरुकुल की पूरी व्यवस्था महिला आचार्य ही देखा करती थी। माने कि एक महिला आचार्य पूरा स्त्रियों का गुरुकुल चलाने में समर्थ थी। अब दुर्व्यवस्था कहाँ खड़ी की गई, तो सबको समान 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 कह के स्त्री का जो उच्चता का गुण है, क्योंकि समर्पण का गुण स्त्री का सबसे बड़ा गुण है, वो यदि स्त्री में से निकल जाता है तो वो स्त्री स्त्री ही नहीं रहती है।
अभी भाई ने बोला कि मैं रोटी क्यों बनाऊं, ऐसी बात पे बहस हो गई और ऐसी छोटी छोटी बातों पे तलाक होने लगे, डाइवोर्स होने लगे इसी छोटी छोटी बातों के ऊपर। इसीलिए एक बुजुर्ग थे, ये माताजी की उम्र के, वो जा रहे थे, उन्होंने अपने मुख से हमें ये प्रसंग सुनाया कि वो कहीं विदेश में गए थे, पति पत्नी दोनों, और कहीं मेट्रो में ऐसे सफर कर रहे थे और बात में से बात निकली, उसके पास में भी एक कपल बैठा था उसकी ही उम्र का। तो उसने पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है। तो वो विदेशी ने पूछा कितने नंबर की, तो उसने कहा हमारे यहाँ नंबर नहीं होता, हमारे तो 7 जन्म का बुकिंग होता है, एक ही होता है। तो उसने कहा कि ऐसा क्या, तो वो तो भाई पहली बार विदेश गए थे, उनको तो इंग्लिश भी टूटी फूटी आती थी। तो उसने कहा कि मेरी तो ये पहली और आखिरी दोनों एक ही है। तो उससे पूछा कि आपके ये कितने नंबर के पति है, तो उसने कहा हाय बाप रे, ये तो दूसरी कर भी सकते हैं कोई कारण से, मैं तो कर ही भी नहीं सकती, कभी भी नहीं कर सकती। ऐसा क्या बोल रहे, ऐसा बोलना क्या, सोचना भी पाप है। तो उसने कहा ऐसा क्या, तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा ये मेरे 5वां नंबर का पति है और मैं उसकी 6ठे नंबर की पत्नी हूँ। और उनके दृष्टि से फैमिली गेट टुगेदर मानिए सभी पत्नियों का मिलना और सभी पतियों के सभी बच्चों का मिलना माने फैमिली गेट टुगेदर। और वहां गंभीरता पूर्वक एक, जब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो एक कॉलम होती है कि आपके माता पिता की ये कितनी में शादी है, ये है, वो एक कॉलम भरनी होती है, क्योंकि वहाँ पशु जैसा संसार है, हमारे जैसा मनुष्य जैसा संसार ही वहाँ नहीं है। तो वहाँ धीरे धीरे हम सभी बात में आहार से प्रारंभ होता है। राजीव भाई जी कहते थे भोजन भजन भाषा भूषा भेषज, सभी में हम उनका अनुकरण करने लगे। जैसे हमारे पास हमारा कुछ मौलिक था ही नहीं, तो उन्होंने पहल की इस बात की कि स्त्री को समानता मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ ये बताया गया कि स्त्री की समानता की बात छोड़ो, स्त्री तो उससे उच्च है, पुरुष से उच्च स्थान पे है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई बोलता है कि भारत में पुरुष प्रधान संस्कृति है, भारत में स्त्री प्रधान बात नहीं है। तो इसी बात पे बहस हुई थी आज से 150 साल पहले। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तब उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आपके भारत देश में पुरुष प्रधान संस्कृति है, तभी वहाँ महिला स्वतंत्रता का बहुत आंदोलन वगैरह चल रहा था। तो उन्होंने पूछा यूरोप के देशों के महिलाओं ने कि आपके देश में तो पुरुष तो महिला को पैर की जूती समझता है, ये है, महिला को कोई स्वतंत्रता नहीं है, पुरुष प्रधान संस्कृति है। तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति न तो पुरुष प्रधान है न तो स्त्री प्रधान है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, दोनों में से किसी एक की तो प्रधानता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है, हमारी संस्कृति न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है, हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। तो उसने कहा कि स्त्री प्रधान ही बोलिए ना, क्या अंतर पड़ता है स्त्री प्रधान और मातृ प्रधान में। तब विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एक स्त्री को पिता के घर में संयमित वातावरण में रखा जाता है। देखिए, एक स्त्री को, कन्या को अपने पिता के घर में एक संयमित वातावरण में रखा जाता है ताकि उत्तम संतति को वो जन्म दे सके। वो मन वचन कर्म से विशुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी तो उत्तम संतति को जन्म देगी। यही उद्देश्य है बेटियों के ऊपर काबू रखना, बेटियों को इधर उधर मत जा देना। कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं थी। हमारे वेद काल में, उपनिषद काल में महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता थी। स्त्री समाज में निर्भय घूम नहीं सकती हैं तो उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, दोष समाज का है कि समाज को हमने इतना हेल्दी नहीं बनाया, समाज को हमने इतना संयमित और संस्कारी नहीं बनाया कि हमारी बहन बेटियां समाज में जा नहीं सकती, समाज में सलामत नहीं है। दोष पूरे समाज का है। तो पिता के घर में संयमित वातावरण में उसकी परवरिश होती ताकि वो उत्तम संतति को जन्म दे पाए। फिर उसका विवाह होता है, वो किसी के घर में उसकी पत्नी बन के जाती है। वो पत्नी बन के गई तो स्वाभाविक पति के ऊपर उसका अधिकार बना, क्योंकि वो पूरा अपना जीवन छोड़ के, पूरा अपने पिता का घर छोड़ के एक नया जीवन शुरू करने अपने पति के यहाँ आई है। फिर भी माँ की चलेगी घर में, ऐसा क्यों?
आदर्श परिवार हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पत्नी और माता दोनों में से किसी को पसंद करना है तो माता को पसंद करो, ऐसा आदर्श माना जाता है, माना जाना चाहिए। क्यों, उसका मैं उत्तर दे रही हूँ। क्योंकि बहुत पत्नी की भूमिका में होंगे तो उसको दुख होगा, और वही माता की भूमिका में आ जाएंगे तो उसके चेहरे पे हंसी आ जाएगी। माने कि सबको श्रवण जैसा बेटा चाहिए, श्रवण जैसा पति नहीं चाहिए। ये सीधी सादी बात हुई। तो उसका कारण मैं बताती हूँ कि एक स्त्री ने एक संतान को जन्म दिया, पेट में रखने से लेके 9 महीने तक उसके यातना सही, उसको जन्म दिया, पीड़ा पूर्वक उसको जन्म दिया, खुद अपना दूसरा जन्म करके उसको दूध पिलाया, उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया, अर्थोपार्जन करने के काबिल बनाया, सक्षम और समर्थ बनाया, तब जाके वो किसी एक स्त्री का पति बन पाया। ये कोई भी पत्नी यदि सोचे तो उसको पता चलेगा कि एक माँ का एक गृहस्थाश्रम में क्या महत्व है। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमारे देश में वो अधिकार उसको मिलेगा, वो किसी संतान को जन्म दे। ऐसा नहीं कि पुत्र को या पुत्री को, कोई भी एक संतान को जन्म देने की, उसको परवरिश करके बड़ा करने की वही यातना के चक्र में से पसार हो, तभी वो इतनी प्रगल्भ बनेगी, तभी वो इतनी प्रौढ़ बनेगी कि पूरे घर का अधिकार का सूत्र हम उसके हाथ में दे सके। बिना अधिकार के किसी को सत्ता मिल जाती है ना, तो उसका कितना दुरुपयोग होता है आज हम घर घर में देख रहे हैं, जहां पत्नी संचालित घर व्यवस्था चल रही है। ऐसा नहीं है। तो पहले हमारे यहाँ वानप्रस्थाश्रम भी इतना मजबूत था, तो वानप्रस्थी माने की माताएं भी समझती थी, जैसे कि आदर्श सास कैसी होनी चाहिए वो पढ़ना है तो महाभारत में कुंती का चरित्र पढ़िए। द्रौपदी के आने के बाद उन्होंने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया कि मेरे बेटे को ये पसंद है, वो पसंद है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने पुत्रों को द्रौपदी के हाथ में सौंप दिया। तो दोनों ओर से विचार करने की, ये गृहस्थ में कैसे रही है पुस्तक में सभी बातें हैं, आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। तो मुख्य बात यह है कि हमारे देश की संस्कृति न तो स्त्री प्रधान है न तो पुरुष प्रधान है, हमारे देश की संस्कृति मातृ प्रधान है। और शास्त्रों में बताया गया मातृ हस्तेन भोजनम विप्र हस्तेन चंदनम, माने की कोई भी बालक का पूर्ण विकास तभी होगा जो वो माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा और माँ के मुख से शिक्षण पाएगा। भोजन और शिक्षण ये दोनों का, जब तक बच्चा 5 साल का है तब तक बालक के शिक्षण की संपूर्णतया उत्तरदायी तो उसकी माता का है, पिता का भी नहीं। क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है कि 5 साल से छोटी उम्र का बच्चा माँ के शब्द को ही ब्रह्म वाक्य समझता है। माँ के शब्द बोला, माँ ने जो बोला वो विज्ञान के नियम के विपरीत होगा, किसी के मत से विपरीत होगा, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरी माँ ने बोला तो वही सही है, ऐसा जब तक बालक का मानना है तब तक वो सही में शिक्षण ले रहा है, संस्कार ले रहा है। तो आज एक चिड़िया का बच्चा भी, एक चिड़िया का बच्चा, एक कहानी मैंने सुनी थी, बहुत छोटी सी कहानी है कि एक चिड़िया का बच्चा एक घर के विंडो पे, घर की खिड़की पे आके खड़ा है और 2-2.5 साल का एक बच्चा उसके सामने खड़ा है और चिड़िया का बच्चा ऐसे पंख फैला फैला के गा रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तब वो 2-2.5 साल का बच्चा उससे पूछता है कि तुम इतने हेल्दी दिख रहे हो, तुम इतने हैप्पी दिख रहे हो, क्या कारण है? आज की क्या बोलते हैं, विज्ञापन की भाषा में बोला जाए तो आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है, माने कि आपकी ये स्वास्थ्य का राज क्या है या आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? तो वो चिड़िया के बच्चे ने बोला कि मेरी माँ है ना, वो दाना चुगने जाती हैं तो खुद वो दाना चुग के लाती हैं और प्यार से मुझे दाना खिलाती हैं और मुझे चींची करना सिखाती है, मुझे चींची बोलना सिखाती हैं और धीरे धीरे अब देखो मैं उड़ने भी लगा, मुझे उड़ना भी मेरी माँ ने सिखाया। तो वो बच्चा रोने लगा 2-2.5 साल का। तो उसने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा क्या करूं, मेरी माँ तो नौकरी करने चली जाती है, एक बाई कोई आती है, मुझे पता नहीं कौन है वो,
लेकिन मेरी माँ उसको बोलती है कि इसको ये खिला देना, वो खिला देना, बहुत सारा सामान फ्रिज में रख के जाती है, लेकिन मेरी माँ के पास मुझे खिलाने के लिए समय नहीं है। तुम नसीब वाले हो, मैं भगवान से मांगूंगा कि अगले जन्म में मुझे चिड़िया का बच्चा बनाना, क्योंकि मेरी माँ के हाथ का मुझे भोजन तो मिले। और दूसरा, अब परसों ही मेरे माँ बाप बात कर रहे थे कि मुझे किसी प्ले स्कूल में डालेंगे, तो वहां मैं अपनी माँ बाप की भाषा बोलना क्या सीखूंगा? जिस देश में बोला जाता है कि बारिश बारिश तुम आ जाओ और हम सबके ऊपर तुम प्यार बरसाओ, उस देश में रह के उस देश की माँ की भाषा न सीखते हुए रेन रेन गो अवे, हाँ, ऐसी भाषा में सीखूंगा जो पराई भाषा है। तो मुझसे तो तुम भाग्यवान हो कि तुमको तुम्हारी माता ने उड़ना सिखाया, तुमको तुम्हारी माता ने बोलना सिखाया, तुमको तुम्हारी माँ ने खिलाया। तो क्या हमारे बच्चे भी यही नहीं बोल रहे हैं ना कि हम, एक समय होता है जब बच्चों के पास उसका बचपन होता है, उसी समय हमारी युवानी होती है जो कि पैसे कमाने की उम्र है, ऐसा हम सब मानते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को तो टाइम बाद में दे देंगे, अब पैसे छाप लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। और दुर्व्यवस्था देखिए, पैसे जमा करके हम रखते भी कहाँ हैं? बैंक में। और बैंक का तो आपने पूरा अभी सुबह ही देख लिया, किसी भी समय आपको कहा जा सकता है कि हाथ ऊंचे कर दो, ठंडे पानी से स्नान कर लो, आपको बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? जरा सोचिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया, धन को भूमि में रखो। पहले सोने चांदी की करेंसी हुआ करती थी, सोने चांदी की करेंसी हुआ करती थी। जिस दिन से पेपर, उसकी अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा विचार है। हमारे एक बुजुर्ग थे हमारे गांव में, वो केवल 6 महीने तक पढ़े थे, केवल 6 महीने तक। हम उनके पास सब सीखने जाते, तो वो बोलते, जिस दिन से पेपर करेंसी आई है ना, पेपर करेंसी, हाँ, जिस दिन से भारत सरकार ने पेपर करेंसी आई है ना, तब से भारत सरकार का अर्थतंत्र डाउन हो रहा है और आगे होगा। ये उन्होंने 81 में कही हुई बात थी, 81 में, मेरे जन्म के साल पे। पेपर करेंसी, वो सारा विषय ही अलग है। माने कि मातृमुखेन शिक्षणम तथा मातृमुखेन भोजनम, मातृहस्तेन भोजनम, माने कि माँ के हाथ का खाना मिलना। भगवान कृष्ण से इंद्र ने एक बार प्रसन्न होके कहा, भगवान कृष्ण के ऊपर इंद्र प्रसन्न हुआ। ये प्रसंग आता है भागवतम हरिवंश पुराण में कि भगवान कृष्ण के ऊपर इंद्र ने प्रसन्न होके कहा कि कृष्ण आप कुछ मांगिए। तो भगवान ने मांगा कि मेरा बचपन है ना, मेरी जन्मदात्री माँ के वियोग में बीता है मेरा बचपन। यशोदा माँ से भी बढ़कर थी, लेकिन जन्मदात्री के माँ के वियोग में मेरा बाल्यावस्था गई है। मैं इतना मांगता हूँ कि मुझे लाइफ टाइम तक, आजीवन मेरी माँ के हाथ का खाना मिले। ये भगवान कृष्ण ने मांगा कि मुझे जीवन भर। और भागवत में आता है कि भगवान कृष्ण का देहावसान हो गया, उसके बाद में उसके माता पिता ने तुरंत देह त्याग किया। माने कि भगवान कृष्ण को भी ये अपेक्षा है, ये आशा है, ये उसका लालसा है कि मुझे माँ के हाथ का भोजन मिले। तो हमारे बच्चों को नहीं होगी क्या? माँ के भोजन का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम का माधुर्य है। कोई बोलता है कि ये, और देखिए हमारी मानसिकता कितनी जल्दी परिवर्तित हो रही है। जब मैं छोटी थी, मेरी परवरिश एक छोटे से टाउन में हुई है, गांव भी नहीं बोल सकते, सिटी भी नहीं बोल सकते ऐसे। तो मैं जब छोटी थी और किसी घर में एक ही महिला होती, माने कि पति पत्नी 2 ही रह रहे हैं, एक ही महिला होती और वो किसी भी कारण से बीमार हो या कहीं जाना हो तो बोलते कि उसका तो बेचारे के किसी के साथ ऐसा संबंध भी नहीं है कि वो 2-5 दिन किसी के घर पे भोजन ले ले, बेचारे को होटल में खाना पड़ता है, बेचारे को होटल में खाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने बहुत सुना, और 12-15 साल की उम्र तक तो ये बहुत सुना करते थे। और हमारे आस पड़ोस में तो बहुत ऐसे युवान थे जो अकेले रहते थे, तो हमारे घर पे भी भोजन लेने आया करते थे, क्योंकि हमारे घर में 2-3 महिलाएं थी, तो बारी बारी सबका अड़ोस पड़ोस वाले आया जाया करते थे। और दूसरा, कोई भी नई होटल खुलती तो ऊपर लिखा जाता, घर जैसा स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए हेतु पधारे। कोई भी
रेस्टोरेंट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ मिलता, घर जैसा भोजन मिलेगा। और आज हम किसी के घर पे जाते हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया होता है, तो हमारे मुंह से अपने आप शब्द निकल जाते हैं, होटल जैसी पाव भाजी है, होटल जैसा ये बनाया है। तो माने कि पहले जो होटल अभी पैदा हुई थी, अपनी कुमारावस्था में थी होटल कल्चर, तब होटल वालों ने बोला कि घर जैसा है यहाँ वो, और आज होटल कल्चर इतना बढ़ गया कि आज हमें घर के भोजन की, माँ के हाथ के भोजन की, किसी की गृहिणी के, किसी की अन्नपूर्णा है घर की, उसके भोजन की तुलना हम कचरे जैसे होटल के भोजन के साथ कर रहे हैं। आइडियल गृहिणी तो ऐसा बोली कि ऐसा मत बोल, आपके शब्द वापस ले लीजिए प्रशंसा के, मेरा खाना होटल के खाने जैसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रशंसा के कोई दूसरे शब्द नहीं मिल रहे हैं तो रहने दीजिए आपके प्रशंसा, हमें ऐसे ही प्रशंसा नहीं चाहिए कि होटल जैसा बना है। लेकिन वो भी गृहिणी भी सुन लेती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि होटल का खाना माने स्वादिष्ट खाना, घर पे स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। तो ये मानसिकता बदलनी चाहिए। पहले होटल में खाना खाने जाने वाले की कैटेगरी क्या माने जाते थे? बेचारे को जाना पड़ता है, क्या करें। और आज बोलते हैं कि क्या करें, वो बेचारे को तो शनि रवि पे भी घर पे खाना पड़ता है, संडे के दिन भी वो बेचारे घर पे खाना खाते हैं, गरीब लगते हैं घर पे खाना खाने वाले गरीब, संडे के दिन भी, कभी भी फिल्मों ना देखने वाले गरीब, ब्रांडेड कपड़े न पहनने वाले गरीब, और ब्रांडेड फटे हुए जीन्स पहनने वाले श्रीमंत। तो ये जो हमारी कुछ मानसिकताएं, कुछ व्याख्याएं बदलने की जरूरत है। तो कुछ आज हम ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगी आपसे कि पहली बात कि गुजराती में एक कहावत है कि जे पानी मग चढ़े पानी छोड़वाना होय, माने कि जिस बात से भी बात घी यदि सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी कर लो, घी यदि सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी कर लो। तो हमने एक कंसेप्ट निकाला, हमारे 12 बच्चे हैं, गुरुकुल में 12 बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग समूहों से आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं। तो हम कुछ व्यंजन ऐसे बनाते हैं जिसका ओरिजिनल नाम, सही नाम हम उसको नहीं बताते हैं। जैसे कि खिचड़ी है, सामान्य मूंग और चावल की खिचड़ी है, उसमें सभी अलग अलग धान्य 2-2, 3-3 चम्मच मिला दिए क्वांटिटी के हिसाब से। यदि 1 कटोरा चावल 1 कटोरा मूंग है तो उसमें 2-3 चम्मच अलग अलग धान्य, कड़धान्यों को सेंक के पीस के डाल दिए, तो मल्टीग्रेन हौच पौच। उसको खिचड़ी बोलना ही नहीं है, खिचड़ी बोला तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन मल्टीग्रेन हौच-पौच बोल दो, कोई ऐसा आधुनिक नाम सोच लो, फिर वो बोलेंगे कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, वाव। तो हम बोलते हैं ये वाव नहीं है, ये खिचड़ी है खाने के बाद। तो उसको लगता है। फिर हम रोटी की सैंडविच बनाते हैं, जैसे कि रोटी है वो कभी कभी दोपहर में बच जाती है, और बच्चे दोपहर में 12 बजे खाया है तो उनको 2 बजे फिर भूख लगती है, क्योंकि इतनी दौड़ धूप करते हैं, तो तुरंत उनको कुछ चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, सब खीरा है या फिर ये टमाटर है, उसका चटनी जैसा बना के दोनों रोटी के बीच में ऐसा करके फिर रोटी को फोल्ड कर दिया और थोड़ा घी डाल के फिर उसको सेंक लिया, हो गई रोटी की सैंडविच। उसको नाम ही सैंडविच दे दो ना, क्या जाता है। हाँ, और बच्चों को ये छुड़ाना है हमें धीरे धीरे उपक्रम करके, क्योंकि जिन्होंने खाया है, जैसे कि मैंने पिज्जा कभी खाया नहीं, देखा भी नहीं है, इसलिए कोई कोई बोलता है कि हमने पिज्जा छोड़ दिया, तो मैं उसको साष्टांग नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं है तो छोड़ने का सवाल ही नहीं आता है। जैसे कि कोई बोलता है कि मैं राजीव भाई से जुड़ने से पहले बहुत ही फिल्म देखा करता था, मूवी देखा करता था, कोई भी नई मूवी लगती तो पहले शो में पहली रो में जाके देखता था मैं, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा आपको नमस्कार, तो उसने कहा नहीं आपको। मैंने कहा नहीं, हमने तो थिएटर अंदर से नहीं देखा है कैसा होता है, मैंने थिएटर अंदर से नहीं देखा कैसा होता है, बाहर से देखा है, क्योंकि रास्ते में पड़ता है तो इधर उधर कॉस्मोप्लेक्स इत्यादि इत्यादि, अंदर से देखा ही नहीं है, तो त्याग करने का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि पकड़ा ही नहीं है तो त्याग कैसे करें। तो उनको नमस्कार है कि जिन्होंने ऐसे महानुभावों से प्रेरित होकर अपनी सभी बुरी आदतों को
देखिए ज्ञान तो बहुत लोगों में हो जाता है, लेकिन कर्म में उसका डाइवर्ट करना, ज्ञानम भारम क्रिया विना, वो भार करता है। लेकिन क्रिया में एक बार आ गया तो फिर आपको वो ज्ञान इतना सहज बनाएगा, इतना सरल बनाएगा। तो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पति के लिए यदि हम महिलाओं को सच्चा प्रेम है तो फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी, आई लव यू मम्मा, आई लव यू, वो देखने से हमारी संस्कृति में कभी प्रेम व्यक्त नहीं होता है। हाँ, और जब ये हैप्पी मैरिड लाइफ के कोई मोटिवेशनल स्पीकर हम से मिलना होता है तो वो क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा कि हम कभी ऐसे सेमिनार में गए नहीं है, फिर भी हमारी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी है। तो वो हम बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं उनको, हैप्पी मैरिड लाइफ के वर्कशॉप में जो लोग दंपति आते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार तो कम से कम आप एक दूसरे को आई लव यू बोलो, वरना नहीं शादी टूटेगी आपकी। तो मैंने कहा कि मेरी माँ और पापा की शादी का 60 साल का गृहस्थाश्रम मैंने देखा है। मेरी माँ ने कभी मेरे पापा को और मेरी पापा ने कभी मेरी माँ को आई लव यू बोला है, ऐसा मुझे तो याद नहीं है। तो ये तो विदेशी बातें हुई कि किसी को आप आई लव यू बोलते हो तभी प्रेम अभिव्यक्त होता है, नहीं बोलते हो तो नहीं होता है। और बोलते हैं कि यदि आपने नहीं बोला तो आपके संबंधों में बहुत दरार आ सकती है, और वो प्लास्टर करने बैठे ही है हमारे दरारों का, क्योंकि हमारी दरारें को प्लास्टर वो करेंगे और जेब उनकी भरेगी, हमारी खाली होगी। तो ये सब बैठे ही हैं, पहले दरारें भी वही करते हैं और फिर सीमेंट लेके दरारें भरने की लिए आते भी वही है। दरारें की किसने, स्त्री पुरुष संबंध में दरारें की किसने, यही मॉडर्न एजुकेशन ने, कि जो स्त्री को समानता का अधिकार, स्त्री के ये है वो है करके किचन का काम करना मानी तो बहुत तुच्छ काम हो गया। जब मैं गुरुकुल में बर्तन साफ करती हूँ तो कोई आता है और बोलते हैं कि आप ये सब काम अपने हाथ से करते हैं। मैंने कहा बर्तन साफ करने का काम तो हाथ से ही होता है, पैर से करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, तो हाथ से ही होता है। नहीं, वो बोलते हैं कि हाथ से करना मानी खुद ही करते हैं। मैंने कहा मैं अपने ही घर का करती हूँ, मैं अपने ही पति के कपड़े धोती हूँ, अपने ही मेहमानों का या अपने ही बच्चों का है उसका बर्तन साफ करती हूँ, तो उसमें शर्म की कौन सी बात है। नहीं, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। तो मैंने कहा किस ग्रंथ में लिखा है कि पढ़े लिखे लोगों को झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, पढ़े लिखे लोगों को बर्तन साफ नहीं करना है, पढ़े लिखे लोगों को कपड़े नहीं धोने हैं? ऐसा किस ग्रंथ में, किस शास्त्र का आधार लेके मुझे बताइए। देखिए गृह कार्य माने प्रोडक्टिव जिम, ये जिम ही समझिए। आप क्यों समझ रहे हैं कि आप कपड़े धो रहे हैं? जिम में यही करवाते हैं आपसे, और कुछ नहीं करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हाथ पैर की ऐसी करवाएंगे, ऐसी मूवमेंट करवाएंगे, क्योंकि आपको तो चर्बी उतारनी है और वो करने के लिए तो आप किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे के शरण में जाने को तैयार है। तो पहले तो गृह कार्य की एक पुनः प्रतिष्ठा हो कि गृहिणी को घर में सबको खाना बना के प्रेम से खिलाने वाली महिला संकोच से क्यों बोलती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ? केवल क्यों बोलती है मैं गृहिणी हूँ? और न गृहम उच्यते गृहिणीम गृहम उच्यते। घर स्त्री के बिना घर है ही नहीं भाई, चाहे आप 10 लाख का 50 लाख का ले लो, 1 करोड़ का ले लो, या 10 करोड़ का ले लो, या 100 करोड़ का ले लो, घर तभी बनता है जब उसमें एक स्त्री आती है, गृहिणी आती है। और गृहिणी के पद को हमने इतना निम्न बना दिया, खुद हमने, पुरुष का तो छोड़ दीजिए, वो समझे ना समझे, हम अपने आप को क्यों गृहिणी है तो ऐसा समझते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार करके देखिए, उनका काम आप कीजिए, आपका काम वो करे, करके देखिए, कर लेंगे। महिलाएं हैं, इसीलिए हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं इसके। मैं नहीं बोल रही, ये वाल्मीकि बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ बोल रहे हैं। जब राम भगवान को वनवास होता है तब प्रश्न खड़ा होता है कि राम भगवान यदि वनवास में जा रहे हैं तो राज सिंहासन कौन संभालेगा? क्योंकि भरत का तो अभी वो आज की भाषा में कहे तो चुनाव में उसका अभी नहीं आया था, वो विजेता घोषित नहीं हुए थे। भरत का तो अभी डाउट वाला था, क्योंकि अयोध्या की प्रजाजन भी स्वीकार करना चाहिए ना भरत के, प्रजा के ऊपर। आज की लोकशाही से उस समय की राज्यशाही अच्छी थी,
लोक मत उसमें पूछा जाता था और लोक मत के विरुद्ध राजा भी नहीं जा सकता था। तो लोक मत यदि भरत के विरुद्ध में जाता है तो भरत तो राजगादी नहीं संभाल सकता। तो वशिष्ठ से पूछा गया कि राम तो वचन के पक्के हैं, तो वो तो वनवास में जाएंगे, तो पीछे से राज्य कौन संभालेगा। तब सीता माता वन में जा रही थी हैं ऐसा निश्चित नहीं था, केवल राम जा रहे थे ऐसी बात चल रही थी। तब वशिष्ठ का कोटेशन है, वशिष्ठ का उद्धरण है। वशिष्ठ बोल रहे हैं कि पुरुष की दूसरी आत्मा उसकी स्त्री में होती है, मानी कि उसकी दारा में, उसकी पत्नी में होती है। तो राम राज्य संभाले या सीता राज्य संभाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम यदि वनवास पे जाते हैं तो सीता राज्य संभालेगी अयोध्या का। हाँ, अयोध्या का, अयोध्या मानी आज का भारत नहीं, हाँ आर्यावर्त कहा जाता था और बहुत ही प्रदेश अयोध्या से साथ जुड़े हुए थे। साकेत जिसका नाम था, अयोध्या का पुरातन नाम जब राम थे तब साकेत था। तो पूरा बहुत सारा एरिया था जिसका राज्य की पूरी व्यवस्था देखने की कुशलता, राज्य नीति शास्त्र का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, युद्ध नीति का ज्ञान सब सीता को सिखाया गया था। ऐसी स्त्री जब समर्पण करती है तो उसके समर्पण में एक सुगंध है। आज कुछ पता नहीं है तो चलो जैसा आप बोले, तो पुरुष भी समझने लगता है नहीं मैं तो कुछ हूँ, मेरी पत्नी तो मेरा ही मानती है। लेकिन आप अरण्य कांड में देखिए राम और सीता के संवाद में कि सीता की बुद्धि कितनी प्रगल्भ है। सीता बोलती हैं, सीता माता बोलती हैं कि आपने एक तरफ तो ये वनवासी वस्त्र धारण कर लिए और एक तरफ ये धनुष्य रखा है, वनवासी को धनुष्य की क्या जरूरत। तो सीता राम के ये इस संवाद से भरा पड़ा है पूरा अरण्य कांड। कभी कभी पढ़ लीजिए तो पता चलेगा कि ऐसी स्त्री जब समर्पण करती है तो उसके समर्पण का इतिहास लिखा जाता है। मेरी माँ ने भी सहन किया, आपकी माँ ने, नानी नानी ने भी सहन किया होगा, पर वो एक प्रकार की अगतिकता थी। अगतिकता में और समर्पण में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम अपनी अगतिकता को छोड़ दे, माने कि क्या करे, अब चलती ही नहीं है हमारी पुरुषों के आगे तो क्यों बोले। हमारी एक बहुत काल गया, हमारी माताओं बहनों के ऊपर एक बहुत ऐसा काल बीता कि उसकी आवाज कोई सुनता ही नहीं था, तो उसने बोलना ही बेचारियों ने बंद कर दिया और धीरे धीरे उसका बौद्धिक स्तर ही कम होने लगा। फिर हम पढ़ने लगे तो आज की बेटियां बोलने लगी, तो हम बोलते रहे कि लड़कियां बिगड़ गई हैं। नहीं बिगड़ी है, बिगड़ी नहीं है, उसकी बौद्धिक स्तर था वो थोड़ा ऊंचा गया, इसीलिए वो शंका करने लगी, तर्क वितर्क करने लगी, और उसकी शंकाओं के तर्क वितर्क करने के कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। जैसे कि एक युवा लड़की ने मुझसे पूछा कि हम मांग क्यों भरे, हम मंगलसूत्र क्यों पहने शादी के बाद, पुरुष क्यों कुछ ना करे, हम अपने विवाहित होने का प्रमाण दे और पुरुष क्यों ना दे। तो हम मजाक में भी डाल सकते थे, उसका तो बेचारे का चेहरा ही बता देगा कि शादी हो गई है, ऐसा मजाक भी कर सकते थे। लेकिन मैंने पूछा कि आपकी माँ कर दी होगी, मांग भर दी होगी, तो उसने कहा हाँ दादी ने, तो हाँ वही तो मेरा खून चूस रहे हैं कि तुझे मांग भरनी चाहिए। हाँ वही तो मुझे पीछे पड़ गए हैं कि ऐसा अपशगुन होता है, ये है। तो मैंने कहा कि उसने आपको बताया नहीं कि क्यों भरनी चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो सदियों से चली आ रही है परंपरा की, भरनी चाहिए, इसीलिए भर रहे हैं वो भी। तो मैंने कहा कि आप पढ़ी लिखी होंगी कुछ, तो उसने कहा भारतीय संस्कृति पे पीएचडी किया है। ओम बहन जी ने भारतीय संस्कृति के ऊपर पीएचडी किया है। मैंने कहा आपने भारतीय संस्कृति के ऊपर पीएचडी किया है तो उसमें यह टॉपिक नहीं आया कभी भी कि महिलाओं को गहने क्यों पहनने चाहिए, महिलाओं को मांग क्यों भरनी चाहिए, टीका क्यों लगाना। टीका तो वैसे सबको लगाना है, पुरुषों को भी लगाना है, तो कान में क्यों छिदवा के पहनना चाहिए, वो कुछ नहीं आया। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा तो सब्जेक्ट था कि ये पुरातत्व शास्त्र में भारत ने क्या क्या स्थापत्य दिए है भारतीय संस्कृति। मैंने कहा ठीक है, अब पुलाव के ऊपर पीएचडी करने वाले चावल को न जाने तो चलता है, माने कि भारतीय संस्कृति के ऊपर एक फेस उसका लेके कि स्थापत्य शास्त्र, तो भारतीय संस्कृति के इतर विषयों को वो न जाने चलता है। पीएचडी ये सिद्ध करती है कि ये एक ही विषय पे हमारा ज्ञान है, बाकी दुनिया के सभी विषयों में हम अज्ञानी हैं। ये अज्ञानता का सर्टिफिकेट है पीएचडी, ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं है। बाकी सब विषयों में हमारा अज्ञान है, ये एक ही विषय में हमने इतने पन्ने भर के थीसिस लिख दी हैं, इधर से वो लिया इधर से वो लिया। वस्तु के चोर को जेल में डाला जाता है, विचारों के चोर को पीएचडी दी जाती है। तो अपना नाम लिखा के थप्पा मरवा के वो थीसिस छपवा लेते हैं कि ये हमारा है, कॉपीराइट।
तो मैंने उससे फिर सब उसके वैज्ञानिक कारण है, कभी चर्चा होगी तब बोलेंगे कि मांग में सिंदूर क्यों भरना है या फिर गहने क्यों पहनने हैं, साड़ी के पीछे भी एक विज्ञान है, सबके पीछे एक एक विज्ञान है। हमारी भारतीय संस्कृति को पूर्व से चलाने वाले हमारे ऋषि मुनि थे, वो पागल नहीं थे, वो इतने निर्बुद्ध नहीं थे कि कोई भी नियम हमारे ऊपर थोप देते। तो बाद में चर्चा करेंगे कभी। मुख्य विषय है हमारा रसोई कला। तो भारतीय रसोई कला की विशेषता ये है कि आयुर्वेद के जो भी नियम आज से 3000 साल पहले चरक संहिता में और 2400 साल पहले लिखे गए भाव प्रकाश ग्रंथ में और उससे समकालीन लिखे गए अष्टांग हृदय में जितने जितने पदार्थों के द्रव्य गुण मिलते हैं, माने कि कौन से पदार्थ के कौन से गुण हैं, वो सबको जान के हमारे ऋषि मुनियों ने एक परम, देखिए कोई भी विचार को टिकाना है तो दो तरीके से वो टिकेगा। एक तो थ्योरी के रूप में, माने कि सिद्धांत के रूप में ग्रंथों के अंदर, और दूसरा प्रयोग के रूप में जीवन शैली के अंदर। दो रीत से कोई भी विचार टिकता है। माने कि जैसे कि आपको राजीव भाई के बारे में जानना हो तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, उसकी कोई पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं, उनसे मिले हुए लोगों के व्याख्यान सुन सकते हैं। ये एक सैद्धांतिक प्रारूप हुआ, सैद्धांतिक स्वरूप हुआ राजीव भाई को समझने के लिए। और दूसरा एक हुआ कि उन्होंने जो जीवन शैली बताई थी, वो जीवन शैली से जीने वाले लोग हैं, उनकी जीवन शैली आप खुद जाके देखें कि उन्होंने क्या क्या बदलाव अपने जीवन में लाए हैं। दो तरीके से किसी विचार को समझा जा सकता है। तो हमारा जो आयुर्वेद का ये कंसेप्ट था, जो वेद काल, वेदों जितना प्राचीन है, ये हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है बहुत प्राचीन है। तो उसमें दो तरीके से हमारी भोजन पद्धति को व्यापक रूप में फैलाया गया। एक तो ग्रंथों के रूप में और दूसरा था व्यवहार में जीवन शैली के रूप में। तो जीवन शैली के रूप में ये बात इतनी दृढ़ हो गई कि जैसे कि आप कोई भी गांव में जाएंगे, कोई भी छोटे से कस्बे में भी जाएंगे, वो लोग दूध भी खाएंगे और प्याज भी खाते हैं, लेकिन वो दूध और प्याज साथ में नहीं खाते हैं कभी भी, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद का एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। कोई कोई कस्बे में तो हम ऐसे जाते हैं कि आयुर्वेद किस बला का नाम है, वो तो बोलते हैं कि आयुर्वेद। अभी एक जगह पे हम गए थे तो उन्होंने बोला ये सुवर्ण प्राशन, वो कस्बा तो नहीं था, एक सिटी का ही कुछ विस्तार था। वो बहन जी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो मैंने सुवर्ण प्राशन की बात की और सुवर्ण प्राशन का पैम्फलेट दिया उनको, तो उन्होंने पढ़ा। उसने कहा ये मंत्र का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा मंत्र का और चक्कर, उनकी भाषा शैली कुछ ऐसी होगी। तो मैंने फिर समझाया कि ये मंत्र का चक्कर नहीं होता, मंत्र गया तब से हम चक्कर में हैं। जब से ये मंत्र गए हैं ना, तब से हम चक्कर में घूम रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, वकीलों के चक्कर काटते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे विवाह में भी मंत्र है। विवाह में सप्तपदी के मंत्र यदि कोई भी लड़की सुन ले तो और उसी के अनुसार फॉलो करना है, ऐसा उसको कमिटमेंट लिया जाए, तो आधी लड़की तो मंडप से ही भाग जाए, क्योंकि उसमें लिखा है यथा लब्धेन संतुष्टा। जितना आप कमा के लाओगे मैं उसमें संतुष्ट रहूंगी, मैं कभी फरियाद नहीं करूंगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पड़ोसी के घर ये आया मुझे ये चाहिए। कुटुंबम पालयिष्यामि या वृद्ध बालकादिकम, कुटुंबम पालयिष्यामि या वृद्ध बालकादिकम। आपके घर में आपके बड़े भाई का छोटा बच्चा या आपका खुद का छोटा भाई या आपके माता पिता कोई भी रहेंगे, उसकी सेवा करने का मैं वचन देती हूँ। ये कन्या वृते द्वितीय के, ये दूसरे कदम पे कन्या उसको प्रतिज्ञा देती है। उसी तरह 7 प्रतिज्ञा पुरुष भी लेता है, हाँ, केवल महिलाओं की नहीं है। वो 7 प्रतिज्ञा वो भी लेता है कि यदि आधी रोटी हुई तो मैं उसमें से आधा तुम्हें दूंगा, बाद में मैं खाऊंगा। ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि पहले अपनी पत्नी को खिलाए, बाद में खुद खाए। तो ये इस प्रकार का कमिटमेंट दोनों पक्ष में आसपास होती है। तो मंत्र, विवाह में मंत्र है, जन्म में मंत्र है, औषधि देते वक्त मंत्र है, औषधि जमीन से उठाते वक्त मंत्र है, मरणोत्तर मंत्र है, माने कि अंत्येष्टि में मंत्र है, घर में नए घर में रहने जाते हैं तो वास्तु के मंत्र है, भूमि शुद्धि के मंत्र है। तो हर जगह पे मंत्र है, ये मंत्र गया है तभी तो हम ये चक्करों में पड़े हैं सभी। तो उनको पता भी नहीं है आयुर्वेद क्या है, फिर भी वो विरुद्ध आहार नहीं करते हैं, फिर भी वो विरुद्ध आहार नहीं करते, क्योंकि हम बोलते हैं कि आपको किसने बताया कि प्याज और दूध साथ में नहीं खाना है? तो उसने कहा कि सालों से हमारे पुरखे नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि होता क्या है यदि खा लिया? तो देखिए उनका लॉजिकल जवाब,